आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावे की होगी जांच, 5 साल के रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार, 8 करोड़ की कथित हेराफेरी के आरोप। कश्मीर घाटी पहुंची पेट्रोल डीजल से भरी मालगाड़ी, 50 टैंकरों वाली ट्रेन का सफल हुआ ट्रायल। यूएसबीआरएल से ईंधन सप्लाई को मिलेगी बड़ी मजबूती। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश हुई नाकाम, ड्रोन के साथ पिस्टल और कारतूस भी हुए बरामद। बीएसएफ और पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पर नया कानून, धर्म बदलने से 60 दिन पहले देनी होगी सूचना, जबरन धर्मांतरण पर सख्ती की तैयारी। वायुसेना अधिकारी पर संवेदनशील जानकारी साझा करने के लगे आरोप, महिला से चैट के बाद जासूसी का शक, पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े तारों की जांच। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट भी मांगी है। यह मामला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के आरोपों के बाद सामने आया था। राज ठाकरे ने दावा किया था कि मंदिर के चढ़ावे से हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इसके बाद कथित चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के 9 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई थी। फडणवीस के सामने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने 2023 से 2026 के बीच चढ़ावे से हुई आय का ब्यौरा भी रखा है। अब सरकार मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड और चढ़ावे से जुड़े लेन देन की विस्तृत जांच कराएगी। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही यह साफ होगा कि चढ़ावे में वास्तव में कितनी गड़बड़ी हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली बार पेट्रोल और डीजल से भरी करीब 50 टैंकरों वाली मालगाड़ी यूएसबीआरएल यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के जरिए कश्मीर घाटी पहुंची है। इसका सफल ट्रायल रन भी किया गया। यूएसबीआरएल देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रेल परियोजनाओं में शामिल है और इसे हर मौसम में रेल संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अब इस रूट से पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई शुरू होने में कश्मीर घाटी में ईंधन के नियमित सप्लाई को मजबूती मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब तक कश्मीर में जरूरी सामान और ईंधन की सप्लाई के लिए मुख्य रूप से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यानी NH-44 पर निर्भरता रही है, लेकिन भारी बर्फबारी, भूस्खलन और खराब मौसम के कारण हाईवे अक्सर बाधित हो जाता है, जिससे सप्लाई प्रभावित होती है। ऐसे में रेल मार्ग एक भरोसेमंद वैकल्पिक व्यवस्था बन सकता है। रेल से बड़ी मात्रा में ईंधन की ढुलाई होने से परिवहन क्षमता बढ़ने और लॉजिस्टिक लागत कम होने की उम्मीद है। इससे आम लोगों की जरूरतों के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को भी फायदा मिल सकता है। भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर पर संवेदनशील रक्षा जानकारी कथित तौर पर साझा करने का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें 31 मई की रात गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज भी किया गया था। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए एक महिला से अधिकारी की बातचीत शुरू हुई थी और आरोप है कि महिला ने भरोसा जीतने के बाद सैन्य यूनिट्स की आवाजाही, तैनाती, फोटो और वीडियो जैसी संवेदनशील जानकारियां मांगी, जिसे अधिकारी ने कथित तौर पर डिजिटल माध्यमों से साझा भी किया। जांच में यह भी सामने आया है कि महिला ने एक सहयोगी के मोबाइल में कथित तौर पर एक ऐप इंस्टॉल करवाने के लिए कहा था। एजेंसियों को शक है कि इसके जरिए डेटा तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। आईएफए इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के बाद हुई कार्रवाई के मामले में 30 जुलाई को चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। अब जांच एजेंसियां कथित पाकिस्तानी हैंडलर्स और पूरे जासूसी नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर शेयर करते हुए इसे अपने लिए बेहद खास बताया। उन्होंने लिखा कि यह ऐसी सुबह थी जिसे वह हमेशा याद रखेंगे। राघव चड्ढा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी विस्तार से और सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री के समय, उनकी समझ और मार्गदर्शन के लिए भी आभार जताया। चड्ढा के पोस्ट के बाद इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राघव चड्ढा की यह पहली मुलाकात बताई जा रही है। इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान चड्ढा ने राज्यसभा में डॉक्टरों और पैथोलॉजी लैब के बीच कथित कमीशन खोरी का मुद्दा भी उठाया था
और मरीजों से जुड़े इस मामले में सख्त कार्रवाई की भी मांग की थी। राघव चड्ढा को हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात को राजनीतिक और संसदीय दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों की नई शुरुआत के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों से हल्के फुल्के अंदाज में भविष्य को लेकर उनकी योजनाओं पर भी बात की। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। उन्होंने कहा कि किसी छात्र के मन में पहले नौकरी और सैलरी का सपना होगा तो कोई स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी कर रहा होगा। वहीं कुछ छात्र आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं या रिसर्च को लेकर सोच रहे होंगे। पीएम ने कहा कि हर छात्र का लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन आज सभी के लिए एक नई शुरुआत का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया तेजी से बदल रही है और आने वाले 20 से 30 साल में दुनिया कैसी होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो लगातार सीखते हैं और खुद को बदलते रहेंगे। और कुछ क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। पंजाब के फाजिलका बॉर्डर पर पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम हुई है। टाहलीवाला गांव के पास भारतीय सीमा में घुसे एक ड्रोन को बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किया गया है। ड्रोन के साथ हथियारों की भी खेप मिली है। जानकारी के मुताबिक यह ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ताराबंदी पार कर भारतीय क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर अंदर तक पहुंचा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने इलाके को घेरकर कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इसी दौरान धान के खेत से ड्रोन बरामद किया गया। तलाशी में ड्रोन के साथ चीन निर्मित एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि हथियार किसके लिए भेजे गए थे और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय था। सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिशें सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। ताज़ा घटना के बाद फाजिल्का के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 के नियम राजपत्र में अधिसूचित कर दिए हैं। अब धर्म बदलने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। नए कानून का मकसद जबरन, धोखे, प्रलोभन या दबाव के जरिए होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को खुद घोषणा करनी होगी और प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक भी की जाएगी, ताकि किसी को आपत्ति हो तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करा सके। इसके अलावा धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्मगुरु या संबंधित व्यक्ति को भी पहले से ही सक्षम अधिकारी को सूचना देना जरूरी होगा। प्रशासन शिकायतों की जांच करेगा और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि नए कानून से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक शिक्षक ने अपनी टीचर पत्नी के सिर पर भारी चीज से वार किया और फिर उसे पानी से भरे टब में डुबो दिया। हत्या के बाद आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी के सीढ़ियों से गिरकर टब में डूबने की कहानी सुनाई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नसेपीर मोहल्ले का है। मृतिका शालिनी यादव एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी, जबकि उनके पति दिलीप यादव सरकारी शिक्षक हैं। पुलिस के मुताबिक मौके पर महिला के सिर और पैर पर गहरे चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे हादसे की कहानी पर शक हुआ। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए और पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अध्यापक थे सरकारी स्कूल में, इनकी पत्नी शालिनी थी, यहीं रहते थे, मूलतः या सोदर के रहने वाले थे। ये बताया कि मैं सुबह 5:30 बजे टहलने चला गया था, 6:30 बजे जब लौट के आया तो पानी के टब में औधे वो पड़ी थी, तो तब मौत हो गई थी। पुलिस आई, प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तारीख प्राप्त होने पर FIR लेके किसी कार्रवाई की। असम के बारपेटा रोड से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सीलबंद बोतल का पानी पीने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपोलो प्लस पानी की दुकान और गोदाम को सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक परिवार ने सीलबंद बोतल से पानी पिया था, जिसके बाद चारों की हालत खराब हो गई। मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकान और गोदाम की जांच की। अधिकारियों ने पानी के सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि परिवार के बीमार होने की वजह पानी था या कोई अन्य कारण। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। वहीं अधिकारियों की कार्रवाई के बाद संबंधित दुकान और गोदाम को सील रखा गया है। गौरतलब है कि असम इस समय गंभीर बाढ़ की स्थिति से भी जूझ रहा है। ऐसे में पेयजल और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन की निगरानी और भी अहम हो गई है। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सुदर्शन दाएं पैर में स्ट्रेस की समस्या के चलते बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे। रिहैब के दौरान उन्होंने बल्लेबाजी और फील्डिंग की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, लेकिन पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण अब वह श्रीलंका दौरे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। BCCI ने अभी सुदर्शन के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। सुदर्शन की जगह टीम में ऋतुराज गायकवाड़ या सरफराज खान में से किसी एक को मौका मिलने की चर्चाएं भी हैं। अब चयनकर्ताओं के फैसले पर नजर रहेगी। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाले में, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ऐसे में सीरीज शुरू होने से पहले सुदर्शन का बाहर होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।